आज की हमारी कहानी की शुरुआत सियोल के धड़कते दिल से होती है। एक ऐसा शहर जहां गगनचुंबी इमारतें चमकती हैं, पर उनकी परछाइयों में गहरी निराशा भी पलती है। हम मिलते हैं सियोंग गीहुन से, एक ऐसे आदमी से जो जिंदगी की रेस में पिछड़ गया है, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ। उसका जीवन फेल हुए बिजनेस में और अपनी बूढ़ी बीमार माँ और अपनी प्यारी बेटी गायों के लिए कुछ भी न कर पाने के गिल्ट से बुना हुआ एक सैड चैप्टर है। वो जुए का एडिक्ट है जो जैकपॉट की मोमेंटरी आशा की ओर खिंचा चला जाता है, केवल डेप्ट और निराशा के दलदल में और गहरे धंसने के लिए। हर दिन लेंडर्स से बचने, पैसे के टुकड़ों की तलाश करने और बस किसी तरह सरवाइव करने का स्ट्रगल है। एक आम शाम जब सबवे स्टेशन यात्रियों की थकी हुई भीड़ से गुजर रहा होता है, गिहुन की सामान्य दिनचर्या में एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक आदमी बेदाग सूट पहने उसके पास आता है। उसमें एक अजीब सी शांति है, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक है। वो गिहुन को एक गेम खेलने का प्रपोजल देता है। एक सिंपल सा गेम, दत्सी। कागज के मोड़े हुए टुकड़ों को पलटना। जीतो और तुम्हें कैश मिलेगा, हारो और तुम्हें गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। गिहुन हंसी रोकने की कोशिश करते हुए इंसल्टेड लेकिन डेस्परेट मान जाता है। एक के बाद एक दर्दनाक थप्पड़ पड़ते हैं। हर थप्पड़ उसके गालों पर और उसकी आत्मा पर भी एक चुभन छोड़ जाता है। फिर भी वो टिका रहता है। और फिर एक मोमेंट आता है, एक छोटा सा मोमेंट जब किस्मत पलटती है। वो जीत जाता है। पैसे के साथ आता है वो कार्ड, एक अजीब से ज्यामितीय डिजाइन और एक फोन नंबर, एक इनविटेशन। हताशा एक पावरफुल नशा है। गिहुन, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उस नंबर पर कॉल करता है। जल्द ही एक स्लीक वैन दिखाई देती है। उसे अंदर ले जाया जाता है। वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दर्जनों और लोग भी हैं। वे स्ट्रेंजर्स हैं, फिर भी एक इनविजिबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। कर्ज का दमघोटू बोझ, आशा की आखिरी टिमटिमाती लौ, एक अजीब मीठी गैस कैबिन में भर जाती है और चेतना धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। कब वो जागता है कंफ्यूज्ड सैकड़ों अन्य लोगों के साथ। वे पतले मैट्रेसेस पर एक विशाल खाली डॉर्मेट्री के कमरे में लेटे हुए हैं। बंक बेड्स वेयरहाउस की तरह ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं। ऊपर एक विशाल ट्रांसपेरेंट पिगी बैंक हवा में लटका हुआ है, जिसमें पहले से ही कैश का एक आकर्षक ढेर जमा है। एक आवाज लाउडस्पीकर से गूंजती हुई उनका वेलकम करती है। उन्हें बताया जाता है कि वे 6 दिनों में 6 गेम खेलेंगे और यदि वे जीतते हैं तो उन्हें एक बड़ा कैश रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड की राशि छत से लटके विशाल पिगी बैंक में डिस्प्ले होती है। हर एलिमिनेट हुए खिलाड़ी के साथ बढ़ती जाती है। उन्हें फ्रंट मैन के बारे में भी बताया जाता है, जो खेलों की ओवरसी करने वाला नकाबपोश व्यक्ति है, और नकाबपोश गार्डों के बारे में जो रूल्स को एनफोर्स करते हैं। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये बच्चों के प्लेग्राउंड के गेम जैसा लगता है, लेकिन जिस क्षण विशाल बेजान डॉल की आंखें घूमती हैं और पहला आउट हुआ खिलाड़ी जमीन पर ढेर हो जाता है, उसकी पीठ पर एक गहरा लाल धब्बा फैलता हुआ भयानक रियलिटी सामने आ जाती है। पैनिक फैल जाता है, चीखें हवा में गूंजती हैं, खिलाड़ी लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और गुलाबी जंपसूट पहने नकाबपोश गार्डों की राइफल की गोलियों से बेरहमी से मार दिए जाते हैं। गिहुन डर से पैरालाइज्ड खुद को एक परिचित आवाज से बचाता हुआ पाता है। ये उसका बचपन का फ्रेंड चो सांग वू है, संगामुंडोंग का प्राइड, जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी गया था। सांग वू स्मार्ट और कैलकुलेटिव गिहुन को सेफ प्लेस पर खींच लेता है। इस अचानक सेंसलेस नरसंहार में एक लाइफलाइन। घटती हुई संख्या के बीच गिहुन एक अट्रैक्टिव शांत युवा महिला को देखता है। कांग साइबियोक एक उत्तर कोरियाई डिफेक्टर। उसकी आंखों में एक गहरी अटूट दृढ़ता है।
उसकी खुद की तरह की डेस्परेशन, जो एक अलग तरह के स्ट्रगल से पैदा हुई है, अपने भाई को ऑर्फनेज से वापस लाने और अपनी माँ को साउथ कोरिया लाने के लिए। और फिर है ओ इल्नाम, एक बूढ़ा आदमी जो देखने में कमज़ोर और कंफ्यूज्ड लगता है, जिसका दावा है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो काइंड है, लगभग बच्चों जैसा, इस क्रूर एनवायरनमेंट के विपरीत। पहले भयावह नरसंहार के बाद एक छिपा हुआ रूल सामने आता है। यदि ज़्यादातर लोग गेम्स को एंड करने के लिए वोट करते हैं तो वे रुक जाएंगे। खिलाड़ी शॉक में और परेशान वोट करते हैं। सभी ऑड्स के बावजूद स्टॉप का वोट जीत जाता है। उन्हें बिना किसी सेरेमनी के उनके ओरिजिनल लाइफ में वापस फेंक दिया जाता है। उन्हें थोड़ी सी कैश अमाउंट दी जाती है। गी हुन अपने गंदे अपार्टमेंट में लौटता है। कैश का छोटा सा बंडल उसके कर्ज के पहाड़ के सामने एक क्रूर मजाक लगता है। वो अपनी माँ की पीड़ा देखता है, उसके लोन के लिए किडनी चाहने वाले अंग तस्करों का मंडराता खतरा महसूस करता है। वो सांगवू को भी देखता है, जो उतना ही ब्रोकन है, कर्ज वसूलने वालों से छिपा हुआ है। साई ब्योक अपने भाई के ऑर्फनेज में होने की दुखद रियलिटी और अपनी माँ को लाने के इम्पॉसिबल टास्क के लिए लौटती है। उन्हें एहसास होता है कि बाहरी दुनिया अपने आप में एक तरह का गेम है, बस धीमी, कम क्लियर, लेकिन उतनी ही फेटल। एक एक करके वे पेनफुल चॉइसेस चुनते हैं। स्क्वीड गेम में वापस जाने का भयानक फिर भी ऑप्टिमिस्टिक रास्ता। इल्नाम बूढ़ा आदमी भी लौटता है। उसकी आंखों में एक अजीब स्मार्ट चमक है, ये दावा करते हुए कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। गेम फिर से शुरू होते हैं। दूसरा खेल, शुगर हनीकॉम्ब्स या पॉपगी। हर खिलाड़ी को एक डेलिकेट भंगुर चीनी कैंडी दी जाती है, जिसमें एक आकृति छपी होती है। उन्हें एक सुई का उपयोग करके आकृति को पूरी तरह से निकालना होता है। स्ट्रेस असहनीय है। खिलाड़ी खांसते हैं, कांपते हैं, कुछ अपनी कैंडी तोड़ देते हैं और तुरंत गोली मार दी जाती है। की हुन तेजी से सोचते हुए अपनी कैंडी के किनारों को पिघलाने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है, एक हताश सरल ट्रिक जो उसकी जान बचाती है। गेम्स की क्रूरटी और नकाबपोश गार्डों की कोल्ड एफिशिएंसी अंदर तक उतर रही है। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो कोई एस्केप नहीं है। अज्ञात रूप से खिलाड़ियों को पता नहीं है, एक और कहानी सामने आ रही है। ह्वांग जून हो, एक पुलिस डिटेक्टिव, अपने लापता भाई ह्वांग इन हो की तलाश में फ्रैंटिकली भाग रहा है। उसे गी हुन को मिला वही मिस्टीरियस बिजनेस कार्ड मिलता है। एक भाई के प्यार और एक पुलिस वाले की इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर जून हो गेम में इन्फिल्ट्रेट करता है। वो एक गार्ड के साथ यूनिफॉर्म बदल लेता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। फैसिलिटी के भूल भुलैया में एंटर करता है। वो इम्पर्सनल कॉरिडोर में घूमता है। ठंडे हायरार्की का एक मूक ऑब्जर्वर, चौकोर नकाबपोश ओवरसीयर, त्रिकोण नकाबपोश एनफोर्सर और वृत्त नकाबपोश लेबरर। वो जल्द ही एक भयानक सीक्रेट पर ठोकर खाता है। कुछ नकाबपोश गार्ड एक धोखेबाज डॉक्टर के नेतृत्व में मृत खिलाड़ियों के अंगों को अवैध रूप से बेच रहे हैं। गेम के भीतर एक ब्लैक मार्केट। जून हो सावधानी पूर्वक एविडेंस इकट्ठा करता है। उसका फोन एक मूक गवाह है। तीसरा गेम, टग ऑफ वॉर। टीमें बनाई जाती हैं जो देखने में रैंडम लगती हैं। गिहुन की टीम, जिसमें सांगवू, साई ब्योक, इल्नाम और अन्य सहित एक विषम समूह शामिल है, अपने ओपोनेंट्स की तुलना में काफी कमजोर है। डिस्पेयर छा जाती है, लेकिन इल्नाम एक आश्चर्यजनक क्लैरिटी के साथ एक स्ट्रेटजी पेश करता है। अनएक्सपेक्टेड डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। सांगवू बूढ़े आदमी की बुद्धिमत्ता को भुनाते हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है, जो उसके तेज स्ट्रेटेजिक माइंड का प्रूफ है। वे जीत जाते हैं,
अपने ओपोनेंट्स को खाई में खींचते हुए उन्हें भयानक मौत के मुंह में धकेलते हुए। इस गेम से बचने का शारीरिक और भावनात्मक टोल बहुत बड़ा है। ट्रस्ट, एक डेलिकेट आइटम, धीरे धीरे उनके छोटे समूह के भीतर बनने लगता है। चौथा गेम, मार्बल्स। यही से असली साइकोलॉजिकल टॉर्चर शुरू होता है। खिलाड़ियों को पेयर बनाने के लिए कहा जाता है। गी-हुन स्वाभाविक रूप से इलिनाम को चुनता है। उनका बॉन्ड गहरा हो गया है। साइब्योक एक शांत, देखने में इनसिग्निफिकेंट युवा महिला जी यून के साथ पेयर बनाती है। सांगवू हमेशा प्रैक्टिकल, वफादार पाकिस्तानी इमिग्रेंट अली के साथ पेयर बनाता है। लेकिन फिर आता है मोड़, एक क्रूर, दिल दहला देने वाला बिट्रेयल। हर पेयर में से एक व्यक्ति मर जाएगा। उन्हें अपने चुने हुए साथी के खिलाफ खेलना होगा। मार्बल्स का खेल मानव नैतिकता का एक फायर टेस्ट है। गे-होन जाहिरा तौर पर कमजोर इल्नाम को आउटविट करने के लिए संघर्ष करता है। इल्नाम का खेल अनियमित, बच्चों जैसा है, कभी कभी क्लियर, कभी कभी कंफ्यूज्ड। गे-होन कोशिश करता है उसे धोखा देने की, फिर गिल्ट की एक कुचल देने वाली लहर महसूस करता है। अंत में ये भावनाओं का एक धुंधलापन है, लेकिन गे-होन जीत जाता है। आखिरी मार्बल को पकड़े हुए इल्नाम को धूल भरी जमीन पर छोड़कर एक बंदूक की गोली की आवाज उसके पीछे गूंजती है। साइब्योक जी योंग के साथ अपने सपनों के बारे में एक मार्मिक बातचीत के बाद जी योंग को बहादुरी से खुद को सैक्रिफाइस करते हुए देखती है। जी योंग के जीवित रहने के लिए मौत को चुनती है। ये नरक के दिल में गहरे सेल्फलेस लव का मोमेंट है। सांगवू हालांकि एक अलग गेम खेलता है। वो ठंडे दिमाग से अली को धोखा देता है, उसके आखिरी मार्बल्स चुराता है, उसकी मौत को भयानक एफिशिएंसी के साथ अंजाम देता है। उसकी मानवता धीरे धीरे जानबूझकर खत्म हो रही है। जून हो इस बीच गेम के मिस्ट्रीज में और गहराई तक जाता है। उसे सावधानी पूर्वक रखे गए रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो सभी खिलाड़ियों की आइडेंटिटी, उनके कर्ज, उनकी वीकनेसेस को उजागर करते हैं। और फिर उसके भाई के बारे में भयानक सच। वांग इनहो स्क्विड गेम का एक पिछला विनर था। ये एहसास उसे एक शारीरिक शॉक की तरह लगता है। उसका लापता भाई कोई विक्टिम नहीं था, वो एक विनर था। पांचवा गेम, ग्लास ब्रिज। अंतिम बचे हुए खिलाड़ी एक भयानक खाई के सामने खड़े हैं, जिस पर दिखने में समान कांच के पैनलों से बना एक ब्रिज फैला हुआ है। आधे टेम्पर्ड हैं, मजबूत हैं जो एक व्यक्ति का वजन सह सकते हैं। आधे सामान्य कांच के हैं जो तुरंत वजन के नीचे टूट जाते हैं। कोई विजुअल डिफरेंस नहीं है। खिलाड़ियों को बारी बारी से जंप करना होगा, एक पैनल चुनना होगा। कई गिरते हैं, उनकी चीखें नीचे खाई में गिरने से कट जाती हैं। खिलाड़ी 13, एक पूर्व ग्लास मेकर, अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग करता है। आवाज या रिफ्लेक्शन से टेम्पर्ड पैनलों की पहचान करने की कोशिश करता है। वो उन्हें समय देता है, लेकिन एनफ नहीं। सांगवू उसका धैर्य खो चुका है। उसकी फ्रस्ट्रेशन चरम पर है, उसे आगे धकेल देता है। कांच टूट जाता है। खिलाड़ी 13 अपनी मौत के मुंह में चला जाता है। साइब्योक केओस में फंसकर उड़ते हुए कांच के टुकड़ों से बुरी तरह घायल हो जाती है। एक नुकीला टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है। वो दर्द छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा उसकी पीड़ा को बयां कर देता है। जूनो की हताशा अपने चरम पर पहुंच जाती है। पर्याप्त एविडेंस इकट्ठा करने के बाद वो एक छोटी बोट लेकर भाग निकलता है। वो एक दूर दराज के आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब होता है। नेटवर्क की तलाश में खतरनाक चट्टानों पर चढ़ता है। वो अपने चीफ को फोन करता है, घबराए हुए। उसने जो भयानक दृश्य देखे हैं उन्हें बताता है, फाइल्स भेजता है, रेस्क्यू टीम के लिए भीख मांगता है। लेकिन उसका समय खत्म हो रहा है। फ्रंटमैन और उसके गार्ड उसके पीछे लगे हुए हैं। एक चट्टान के ऊपर फंसने के बाद जूनो अपनी बंदूक निकालता है। वो झांसा देता है, दावा करता है कि कोस्ट गार्ड आ रहे हैं। फ्रंटमैन शांति से उसे बताता है कि उसका मैसेज नहीं गया है। फिर वो खुद को अनमास्क करता है। ये हुआंग इन हो, जून हो का अपना भाई है। ये चौंकाने वाली घटना है। इन हो जून हो से बात करने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है।
लेकिन जून हो मना कर लेता है। एक क्षण में इन्हो अपनी बंदूक उठाता है और अपने भाई को गोली मार देता है। जून हो पीछे की ओर तूफानी समुद्र में गिर जाता है। डोरमेट्री में वापस 3 बचे हुए खिलाड़ी गी हुन, सांग वू और एक कमजोर साय ब्योक को एक अंतिम शानदार फीस्ट दी जाती है, स्टेक वाइन। लास्ट गेम से पहले का डिनर। साय ब्योक मुश्किल से अपने भोजन को छू पाती है। उसकी चोट हर सांस के साथ उसे कमजोर कर रही है। जब गार्ड मेज क्लीन करते हैं तो वे एक डरावनी चीज छोड़ जाते हैं, एक चाकू। बाद में डॉर्मेट्री की साइलेंस में गी हुन साय ब्योक की बिगड़ती हालत को देखता है। वो उसके पास जाता है, उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अपना खुद की चाकू भी हटा देता है। उसे आश्वासन देता है कि वो इसे केवल सांग वू से अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। वे शांत इमोशनल मोमेंट साझा करते हैं, अपने परिवारों के बारे में बात करते हैं, एक दिल तोड़ने वाली प्रॉमिस करते हैं। यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा विनिंग अमाउंट का उपयोग बचे हुए के परिवार की मदद के लिए करेगा। गिहोन सांगवू को ऊँघते हुए देखकर शर भर के लिए उसे मारने पर विचार करता है, लेकिन साय ब्योक उसे रोक देती है, जो जोर देकर कहती है कि सांगवू अंदर से एक अच्छा इंसान है। जैसे जैसे साय ब्योक का दर्द असहनीय हो जाता है, वो घर जाने के लिए कहती है। गिहुन हताश होकर दरवाजे पर वार करता है, गार्डों से मदद के लिए चीखता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन मदद के लिए नहीं। गार्ड अंदर आते हैं, एक ताबूत लिए हुए। गिहुन घूमता है और उसका खून ठंडा पड़ जाता है। सांगवू साय ब्योक के बिस्तर पर खड़ा है, उसका चेहरा भयानक, उसके हाथ खून से सने हुए हैं। उसने उसका गला काट दिया है, वो मर चुकी है। गिहुन चिल्लाता है, एक नाइफ उठाता है और सांगवू पर झपटता है, लेकिन एक गार्ड इंटरवीन करता है, उसे नीचे धकेलता है। साय ब्योक के शरीर को ताबूत में रखा जाता है। गिहुन उसे देखते हुए सिसकता है। गेम के लिए अंतिम क्रूर सैक्रिफाइस। पिगी बैंक में और पैसा जोड़ा जाता है। सीन फ्रंटमैन पर चला जाता है। वो अपने कंधे से गोली निकाल रहा है। उसका चेहरा डरावना लेकिन दृढ़ है। वो दर्पण में देखता है और एक मोमेंट के लिए जून हो के हताश चेहरे उसके अपने रिफ्लेक्शन से वापस देखता है। एपिसोड का अंत साय ब्योक के शरीर को जलाने के सीन के साथ होता है। अंतिम एपिसोड शुरू होता है। गिहुन और सांगवू अंतिम 2 खिलाड़ी एक टनल में ले जाए जाते हैं। अंतिम गेम के लिए वे कॉइन टॉस करके तय करेंगे कि कौन अटैक करेगा और कौन डिफेंड करेगा। गिहुन कॉइन जीतता है और अटैक चुनता है। अंतिम गेम का नाम स्क्वीड गेम। नियम समझाए जाते हैं, सरल फिर भी फेटल। गेम शुरू होता है। गिहुन, उसका दिल भारी है, मुट्ठी भर मिट्टी और रेत उठाता है। सांगवू तुरंत झपटता है, लेकिन गिहुन उसके चेहरे पर रेत फेंक देता है। बारिश तेज होने लगती है, मिट्टी के साथ मिल जाती है। उनकी विजिबिलिटी धुंधली हो जाती है। वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। 2 बचपन के फ्रेंड्स, अब मौत के भट्ठी में बने कड़वे एनिमीज। सांगवू अपने कार्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। साय ब्योक की हत्या को एक आवश्यक बुराई बताता है, ताकि गेम कुछ भी करके समाप्त हो। गिहुन क्रोध और दुख से उसकी आवाज भारी है। उसे याद दिलाता है कि साय ब्योक ही थी जिसने उसे सांगवू को नींद में मारने से रोका था। लड़ाई बढ़ती है, एक क्रूर स्ट्रगल। वे अपनी नाइफ खो देते हैं और मुट्ठियों का उपयोग करने लगते हैं, कीचड़ और बारिश में लड़ते हुए। अंततः सांगवू एक नाइफ बरामद करता है, गिहुन को जमीन पर गिरा देता है। वो उसे उठाता है, अंतिम प्रहार करने वाला है, लेकिन गिहुन एड्रेनालाइन के एक सर्ज के साथ अपने हाथ से ब्लेड को पकड़ लेता है, सांगवू के पैर को काटता है। दोनों थक चुके हैं, मुश्किल से हिल पा रहे हैं। गिहुन एक फ्लीटिंग एडवांटेज से सांगवू के हाथ से नाइफ छीन लेता है। वो इसे ऊंचा उठाता है। बारिश की बूंदें उसके एंग्विश्ड चेहरे पर बह रही हैं।
साइब्योक का बदला लेने के लिए तैयार है, नाइटमेयर को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो नाइफ को सांग-वू के सिर के बगल में कीचड़ भरी जमीन में घुसा देता है। अपने दोस्त को मार नहीं पाता। एक गार्ड आता है, सांग-वू को मारने वाला है, लेकिन गी-हुन एक टूटी हुई आवाज में चिल्लाता है, मैं गेम स्टॉप करना चाहता हूँ। वो सांग-वू की ओर एक हाथ बढ़ाता है, उसे एक लाइफलाइन प्रदान करता है, एक साथ बाहर जाने का मौका। सांग-वू गी-हुन को देखता है, उसकी आंखों में मानवता की एक झलक लौटती है। वो माफी मांगता है, अपने अपराधों और पछतावों का कन्फेशन। फिर एक अचानक निर्णायक गति के साथ वो गिरी हुई नाइफ को उठाता है और उसे अपनी गर्दन में घुसा देता है। गी-हुन चिल्लाता है, अपने मरते हुए दोस्त को गोद में लेता है। सांग-वू अपनी आखिरी सांस के साथ गी-हुन से अपनी माँ की मदद करने की भीख मांगता है और फिर वो चला जाता है। गी-हुन 33वें स्क्विड गेम का अकेला विनर है। घंटों बाद गी-हुन की आंखों पर पट्टी बंधी है। उसे एक शानदार लिमोसीन में ले जाया जा रहा है। फ्रंटमैन उसके बगल में बैठा है, उसकी आवाज शांत है, उसे उसकी जीत पर बधाई देता है। वो खिलाड़ियों को रेसिंग ट्रैक पर घोड़े के रूप में बोलता है, उन लोगों के बारे में जो उनके जीवन पर बेट लगाते हैं। गी-हुन दबे स्वर में जानना चाहता है कि वो किससे बात कर रहा है। फ्रंटमैन कोई जवाब नहीं देता। गी-हुन को बेहोश कर दिया जाता है और एक अकेली सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से फेंक दिया जाता है। एक सड़क पर प्रमोटर उसके पास आता है, मदद की पेशकश करता है। गी-हुन एक क्रेडिट कार्ड खखारता है। वो एक बैंक ढूंढता है, एटीएम के पास जाता है और बैलेंस देखता है, 45.6 बिलियन वॉन। लेकिन पैसा कोई खुशी नहीं लाता। ये मौत से, विश्वासघात से, उन लोगों के चेहरों से करप्टेड है जो उसके लिए मर गए। गी-हुन चलता है घर, सुन्न होकर। उसे सांग-वू की माँ मिलती है जो उसे मछली देती है। वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। अपने बेटे के बारे में पूछती है। गी-हुन उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपने घर में प्रवेश करता है, अपनी माँ को पुकारता है, कोई जवाब नहीं। वो उसे जमीन पर बेजान पाता है। वो अकेले ही मर गई थी जब वो चला गया था, पैसे के लिए लड़ रहा था जिसका अब कोई मतलब नहीं था। वो उसके बगल में गिर जाता है, उसके ठंडे शरीर को पकड़े हुए सिसक रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है। 1 साल बाद गी-हुन खुद का एक घोस्ट है, अस्त व्यस्त, हॉन्टेड। उसने अभी तक पैसे को छुआ भी नहीं है, अपने पिछले जीवन के एक शेल में जी रहा है। वो बैंक से मामूली 10,000 वॉन निकालता है, उसकी विशाल संपत्ति से एक मीनिंगलेस अमाउंट। बाद में उस रात समुद्र तट पर शराब पीते हुए एक बूढ़ी औरत आती है, फूल बेचने की कोशिश करती है। गी-हुन करुणा की एक चमक के साथ कुछ फूल खरीदता है। गुलदस्ते के अंदर छिपा हुआ उसे एक काला एनवलप मिलता है, वही परिचित डरावना स्क्विड गेम बिजनेस कार्ड। पीछे की तरफ एक तारीख और स्थान। क्यूरियोसिटी से प्रेरित होकर गी-हुन चला जाता है। वह एक सामान्य दिखने वाली इमारत की 7वीं फ्लोर पर चढ़ता है। वहां एक हॉस्पिटल बेड पर ओह इल्लाम लेटा हुआ है, वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने कंचे के खेल में मरा हुआ समझा था। गी-हुन स्टब्ड है। इल्लाम कमजोर लेकिन होश में सब कुछ बताता है। वह स्क्विड गेम्स का असली मास्टरमाइंड क्रिएटर है, जिसने अपनी अपार संपत्ति से ऊबकर और कुछ महसूस करने की इच्छा से वर्षों पहले इन्हें शुरू किया था। यह एक फीलिंग थी जिसे उसके जैसे ही उबाऊ अमीर वीआईपी फ्रेंड्स साझा करते थे, जो मानव जीवन पर बेट लगाते थे। वो अपने ब्रेन ट्यूमर के कारण अपनी मौत से पहले इसे आखिरी बार एक्सपीरियंस करने के लिए मौजूदा गेम में शामिल हुआ था। अपनी मृत्यु से पहले इल्लाम और गी-हुन एक अंतिम बेट लगाते हैं। यदि आधी रात से पहले सड़क पर पड़ा एक शराबी आदमी को मदद मिलती है तो गी-हुन जीतता है। यदि आदमी वही रहता है आधी रात तक,
इल्लाम जीतता है। गीहुन शुरू में इल्लाम को धमकी देता है, लेकिन अंततः मान जाता है। जैसे ही आधी रात करीब आती है, एक पुलिस कार आती है और अधिकारी आदमी की मदद करते हैं। गीहुन जीत जाता है। कुछ ही क्षण बाद घड़ी में आधी रात हो जाती है और इल्लाम अपनी आखिरी सांस लेता है। गीहुन फाइनल एक्ट की शुरुआत करता है। वो एक हेयर सैलून जाता है, अपने बालों को छोटा कटाने और एक चौंकाने वाले लाल रंग में रंगने का रिक्वेस्ट करता है। एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। वो फिर ऑर्फनेज जाता है, जहां साए ब्योक का भाई रहता है। वो लड़के को सांग वू की माँ के पास ले जाता है, उसे उसकी केयर करने के लिए कहता है और पैसे से भरा एक सूटकेस छोड़ देता है। अपनी प्रॉमिस को पूरा करता है। अंदर एक नोट ये बताते हुए कि ये सांग वू का बकाया पैसा है। सांग वू की माँ शोक होकर गीहुन को पुकारती है, लेकिन वो पहले ही जा चुका है, अपने नए पर्पस में कदम रखते हुए। अंतिम दृश्य, गीहुन एक एयरपोर्ट पर है, अपनी बेटी से मिलने के लिए प्लेन में चढ़ने वाला है। वो उसके साथ फोन पर बात कर रहा है, एक बातचीत, लेकिन फिर वो इसे देखता है। एक और आदमी भाग्य का मारा हुआ उसी रिक्रूटर के साथ दगजी खेल रहा है। रिक्रूटर गीहुन की आंखें पकड़ लेता है, स्मिर्क करता है। एक ट्रेन आती है, दृश्य को ब्लॉक करती है। जब वो गुजरती है तो रिक्रूटर चला जाता है। गीहुन एक नई फियर्स रिजॉल्व, उग्र दृढ़ता से प्रेरित होकर दौड़ता है, नए रिक्रूट के हाथ से बिजनेस कार्ड छीनता है और चिल्लाता है, तुम नहीं जा सकते। अपने गेट पर खड़े होकर गीहुन कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। वो जवाब मांगता है, जानना चाहता है कि वे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फ्रंटमैन इन्हो की ठंडी आवाज आती है। वो गीहुन को उस प्लेन में चढ़ने के लिए कहता है और कोई थॉट ना रखने के लिए कहता है। लेकिन गीहुन अब वो असहाय आदमी नहीं रहा जो वो कभी था। फोन काट देता है। वो अपने गेट से दूर, अपनी फ्लाइट से दूर और जानबूझकर एयरपोर्ट में वापस चला जाता है। गेम खत्म नहीं हुआ है। सियोंग गीहुन के लिए यह अभी शुरू हुआ है। अगर आपको ऐसे तेज, थर्रार और रोमांचक रिकैप पसंद आते हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो कभी मिस न करें।